नमस्कार, मैं हूं संदीप राउजी और वर्कर्स यूनिटी में आपका आज स्वागत है। 2019 का नया साल है और इस नए साल पर हम पहली दफ़े ये एक लाइव कर रहे हैं और इस लाइव के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम बीते हुए साल के बारे में कुछ बातें जान सकें कि किन किन मसलों पर 2018 याद करने लायक रहा है और 2019 में 2018 ने क्या चुनौतियां पेश की हैं। हमारे साथ दो लोग हैं, एक एक्टिविस्ट हैं PWA प्रगतिशील लेखक संघ के नेशनल सेक्रेटरी हैं विनीत तिवारी जी, और हमारे साथ एक स्कॉलर हैं आकृति भाटिया जो लेबर स्टडीज़ पे इनका रिसर्च का टॉपिक भी है और साथ में ये रिपोर्टिंग भी करती हैं और एक मीडिया संस्थान में लेबर बुलेटिन या लेबर मुद्दों से संबंधित रिपोर्टिंग का काम भी करती हैं। तो हम पहले विनीत जी से जानना चाहेंगे कि ये 2019 का जो मामला था, 2018 का जो पूरा साल था, उसमें वर्कर्स के लिए, छात्रों के लिए, लेखकों के लिए कैसा साल रहा है और उससे क्या सबक क्या? चुनौतियाँ शार्पन हुई हैं। 2018 2017 से कोई बहुत जुदा नहीं। 2017-2016 से कोई बहुत फ़र्क नहीं था। फ़र्क जो था वो क्वालिटेटिव इंक्रीज़ हुआ, हैरेसमेंट में, ज़िंदगी की मुश्किलों के बढ़ने में, हर सेक्शन के, जनता के हर तबके के मोह भंग में बढ़ोतरी हुई। शासक वर्ग से जिस जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी थी, मनमोहन सिंह की सरकार से, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से आगे जाकर के वो जनता ये जानने लगी कि ये सरकार उससे भी ज़्यादा बड़ी। हिंसा सड़कों पर, लिंचिंग बिकेम ए ट्रेंड। इंसान के ज़िंदगी में बूचड़ खाने को आपने घरों के भीतर स्थापित किया, लोगों के दिमागों को आपने भेड़ियों में तब्दील करना शुरू किया। ये चीज़ें पहले से चली आ रही थी लेकिन बढ़ गई। और इम्प्यूनिटी, अपराधियों को खुली छूट, कुछ भी कर लेने और पूरी निश्चिंतता कि उनका कुछ नहीं है। इसी तरह राजनीति के भीतर जो राजनीति थी वो अपराध में तब्दील हो गई। तो इन चीज़ों से ये सब कुछ ऐसा नहीं था जो पहले नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने सबको पहले भी देखा, लेकिन डिग्री में फ़र्क तेज़ी से आया। विदेशी कंपनियां जहाँ तक आ रही थी वो एक बात थी, लेकिन अब सब कुछ विदेशी ही होता जा रहा है, सिवाय एक नारे के जो स्वदेशी का है, और वो नारा खोखला नारा, ये लोगों को समझ में आता है। ये मैं बता दूं कि विनीत जी कवि भी रहे हैं और रहे नहीं हैं, और इसीलिए उनके जवाब में एक कवित्वपना है। आप समझ सकते हैं कि कितना गहराई और संवेदना के साथ उस पूरी घटना का जिक्र उन्होंने किया 2018 के बारे में, कि किस तरीके से लिंचिंग की संख्या बढ़ी, लोगों की ज़िंदगियां असुरक्षित रही, सरकार का और राजनीतिज्ञों का जो एटीट्यूड है वो कंटेम्प्ट का एक तरीके का, कि जो जितना ही हेट स्पीच देगा वो उतने ही बड़े पद पे जाएगा, जो कि एक ट्रेंड बना दिया है भाजपा ने और जो सत्तारूढ़ दल है। तो एक किस्म का बहुत ही 2018 का जो वो रहा है इसके बारे में बहुत ही सधे तरीके से उन्होंने बोला है। लेकिन मैं स्पेसिफिक सवाल आपसे करूँगा कि 2018 में मजदूरों के लिए और किसानों के लिए ये कितना भारी रहा और कितना प्रोटेस्ट उनकी तरफ से आया? केवल भारी तो बहुत ज़्यादा रहा ही, और जैसा मैंने कहा है कि अगर 5 लाख किसान मरे हैं जिन्होंने अपनी जानें खुद ली हैं, तो ये पिछले केवल मोदी सरकार या मनमोहन सरकार की देन नहीं है। ये ओवर द ईयर्स 91 के बाद से हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है कंट्री के लिए, उसके नतीजे हाँ बढ़ोतरी हुई है जैसा मैंने की। लेकिन मेरी बात का पिछली बात में मैं मुकम्मल नहीं कहूँगा। मुकम्मल बात यहाँ से होगी कि अगर लोगों की ज़िंदगी में मुश्किल बढ़ी तो लोगों का प्रोटेस्ट पर हौसला भी बढ़ा। ये जज्बा बढ़ा है कि अकेले नहीं लेकिन मिल कर के हम इस निज़ाम को हिला सकते। और आखिरकार वो जनता ही है जो बदलती है दुनिया। और जाते साल के 2018 के नवंबर के आखिरी दिनों में दिल्ली की सड़कों ने जो देखा,
हज़ारों किसान पूरे देश से, तमिलनाडु के किसान, केरल के किसान, महाराष्ट्र के, बंगाल, राजस्थान, हर तरफ से। तो जो उन्होंने यहाँ आकर के शांतिपूर्ण तरीके से एक दस्तक दी और केवल पैरों की धमधम से दिल्ली को गुंजाया, वो गूंज अब सुनाई दे। पर मजदूरों की लड़ाइयाँ लगातार जारी रही। 15 में, 16 में बड़ी बड़ी हड़तालें उन्होंने की हैं, लेकिन जो शांति के तौर तरीके थे, एक तरफ आप मतलब हमारा मीडिया भी और हम सब भी शायद इतने संवेदनहीन भी होते जा रहे हैं कि एक आदमी बैठा रहा इतने दिन भूख हड़ताल पर, अनशन पर, वो गंगा को लेकर के वो गुजर गए। आचार्य IIT के प्रोफेसर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं। तो जो पुराने तौर तरीके थे जिसमें जूं रेंगती थी कि एक आदमी अगर भूखा बैठा हुआ है संसद के बाहर तो वो हिला सकता था मंत्रियों की, सांसदों की और राजनीतिक दलों की संवेदनाओं को जगा सकता था, ये मर गए। एक बयान किसी का उस तरीके से नहीं आता। तो बेशर्मी की भी हदें शासक वर्ग पार करते हैं। इसलिए जो लोगों ने लड़ाई की वो बदली है। और नए साल का आगाज़ तो क्या शानदार था, मैं दिल खुश हो गया। 1 तारीख को सुबह 620 किलोमीटर महिलाएं खड़ी हुई हैं हाथ से हाथ जोड़ करके। पूरे दुनिया ने देखा कि ये ताकत सारी मुश्किलों के बाद भी यही ताकत है जो हिंदुस्तान को बचाएगी, जमहूरियत को बचाएगी, इंसानियत को बचाएगी। ये केरल की बात आप कर रहे हैं जहाँ पे सबरीमाला का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा खोदा जा रहा है और वहाँ पे 2 महिलाओं ने पहली दफ़े, यानी हमें लगता है कि हज़ारों साल के इतिहास में ऐसा पहली दफ़े हुआ है कि वहाँ पे 50 साल से कम उम्र की 2 महिलाओं ने वहाँ पे मंदिर में प्रवेश किया है। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये दरअसल ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे से भटकाने का काम है। अयप्पा मंदिर में प्रवेश को लेकर के एक किताब ये कहती है कि 30-40 साल पहले तक वहाँ महिलाओं का प्रवेश होता था। जो मनमोहन सिंह सरकार के सेक्रेटेरिएट के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने किताब में लिखा है कि मेरी माँ जब युवा थी तब और मैं जब बच्चा था तो वो मुझे लेकर के गई। इसका मतलब ये है कि ये हाल में इस तरह की चीज़ों को उन्होंने, जिसको हम कहते हैं कि पुनरुत्थानवादी शक्तियाँ एक समाज के भीतर काम करने लगती हैं, तो वो पुराने ज़माने में चीज़ों को धकेलने का काम करती हैं। बेशक ये सच बात है कि किसी भी मंदिर हो या कोई भी जगह, जो सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर किसी भी जाति के व्यक्ति को, किसी भी लिंग के व्यक्ति को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर तरह के लोगों को प्रवेश का वो एक जगह है। अगर आस्था या टूरिज्म के लिए भी लोग जाना चाहते हो तो उसमें जाने देना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई केरल में कि लाखों महिलाएं लगभग 620 किलोमीटर की लंबी जो है वॉल बनाई हुई, एक विमेन वॉल बनाई, उसका जितना कवरेज होना चाहिए था, जितना प्रचार होना चाहिए था, जो नेशनल मीडिया है वो इतना नहीं नेशनल मीडिया में आ पाया। क्या आपको ऐसा लगता है? मीडिया का काम, जो नेशनल मीडिया जो अपने आप को कहता है, वो दरअसल बहुत हद तक गोदी मीडिया है, आप भी। और दूसरी बात यह है कि आज जो केरल में हो रहा है, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तब केरल भयानक तोड़फोड़ के दौर से गुजर रहा है। अभी वहाँ पर RSS के और संघ परिवार से जुड़े अन्य संगठनों के लोग इस चीज़ के खिलाफ, जो कल वहाँ पर महिलाओं ने प्रवेश किया है, इसके खिलाफ सारे जिलों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बस स्टैंड क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, काम छोड़े जा रहे हैं, लोगों को भगाया जा रहा है। त्रिवेंद्रम में, कोल्लम में, कन्नूर में जो वामपंथी पार्टियों के कार्यालय हैं उन पर हमले बोले जा रहे हैं। इस सबके को जज्ब कर रहे हैं लोग, रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप भी वापस पत्थर चलाएं और अशांति करें। तो ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश ज़्यादा की है, क्योंकि वो ये चाहते हैं दिखाना कि देखिए हम सबरीमाला के मामले में तो हम पूरी की पूरी परंपरा को, जो भारतीय हिंदू परंपरा को हम सेफ गार्ड करें, वो ये बताना चाहते हैं, इसका विरोध करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ट्रिपल तलाक का मामला, उसमें ये कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को आधुनिक बनाना, हम उनके परंपरा से, मूढ़ियों से उनको मुक्त कराना चाहते हैं, मूढ़ियों से आज़ाद कराना चाहते हैं।
तो जाहिर है कि ये सारे इशूज़ जो हैं रिलीजन के बेसिस पर बांटने के इशूज़ हैं, ताकि वोटर्स 2019 में हिंदू या मुसलमान बन करके वोट करें। पोलराइज आकृति जी, आप पीजी कर रही हैं लेबर इशू को लेकर, आपकी विषय क्या है? मैं बात कर रही हूँ अर्बन इन्फॉर्मेलिटी लेबर एंड एक्सक्लूजन यानी असंगठित जो मजदूर वर्ग है उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और वो संगठन से कितना जुड़े हुए हैं और कितना सिमिलर है ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आकृति जी, आप ये बताएं कि आप बता रहे हैं स्विगी वर्कर्स तो क्या हालात क्या है इस तरह बिल्कुल, मैं इस पर आऊँगी, पर थोड़ा सा मैं अगर कॉन्टेक्स्ट बता दूँ तो इन्हीं की बातों से थोड़ा सा आगे लेते हुए कि ये दौर भी रहा है कि कहीं ना कहीं लेबलिंग और डी लेबलिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है कि आप अगर मान लीजिए मजदूरों के वर्ग की या कोई भी प्रगतिशील बात कर रहे हैं तो आप अर्बन मैक्सल लेबल कर दिए जाते हैं, या आप मान लीजिए अगर जो भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से जुड़ी चीज़ें हैं यानी दलित कैटेगरी को भी आप उससे भी घबराने लगते हैं कि वो आप मीडिया में ये शब्द ना यूज़ करिए। और कहीं ना कहीं एक जहाँ पे भी आपको संगठन देखने का मौका मिलता है, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस देखने का मौका मिलता है, वहाँ पे थोड़ी सी घबराहट और उसका जो एक मैं कहूँगी रेजिस्टेंस जो शासन की तरफ से देखने को मिलता है वो काफ़ी मैं कहूँगी कि चीज़ें बढ़ी हैं। और एक और चीज़ जो बोली जा रही है कि पोस्ट ट्रूथ वर्ड है, किसी भी चीज़ों को फैक्ट्स को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना, मैं इससे थोड़ी सी असहमत इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है सच्चाइयाँ और ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं और ज़्यादा बाहर आ चुकी हैं। जैसा इन्होंने बोला बहुत विपरीत नहीं है, पहले के टाइम से चीज़ें और ज़्यादा कंसोलिडेट हो गई है, तो ये सारी बात है। और अगर मैं बात कर रही हूँ असुरक्षा की तो वो बड़ी बड़ी स्कीम्स जो दी गई है, कहीं ना कहीं अगर आप पॉपुलिज्म की बात करें तो उसका अर्थ बेसिक यही होता है, सिर्फ वोटर को अट्रैक्ट करने का नहीं, पर आप ऐसी एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जो सबको रिलेट हो पाए, चाहे वो नोटबंदी की बात हो या जितने भी मान लीजिए गांव हैं उनको आप अगर ओपन डेफिकेशन फ्री करने की, मतलब बहुत बड़े बड़े जो दावे हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात हो, कहाँ गए हैं वो सब नारे। लेकिन मैं जोड़ूंगी मैं पूरे मजदूरों के प्रश्न को इससे कि क्योंकि क्या हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ का जैसे एक मुद्दा है या स्वच्छ भारत का मुद्दा है, उसमें आप आउटसोर्स कर दे रहे हैं कि आप अपना प्राइवेट कैपिटल खुद इकट्ठा करें, उसकी आप लोकल गवर्नेंस को नहीं स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधा बोल रहे हैं कि आप जो है SPV मॉडल के जरिए प्राइवेट फंडिंग उठाएं और फिर उसको करें, उससे वर्कर्स पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है वो है ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। आपने जो बात की कि जो डिजिटल ऐप बेस्ड वर्कर्स हैं कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियों में ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी बदलाव ला रहे हैं और एक पॉजिटिव बदलाव भी है, हमें काफ़ी चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही हैं, लेकिन उसके भी वर्कर्स को ये वर्कर्स नहीं कहकर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बोल रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन इधर भी है। और ये जब हम लोग शुरू में मैकडोनाल्ड से लोग पिज्ज़ा मंगाते थे तो पिज्ज़ा बॉय आता था, पिज्ज़ा लेके जाता था, तो वो एक शुरुआत हुआ करती थी, मुझे लगता है हाँ डोमिनोज का, तो वो एक शुरुआत हम पर उसमें भी क्या है, लेकिन अब जो चीज़ में आपसे मैंने बात की जानना चाह रहा था कि ये पहले एक बहुत ही छोटे पैमाने पर होता था डोमिनोज का, मैकडोनाल्ड का, लेकिन अब जो स्थिति है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हजारों करोड़ों अरबों डॉलर का उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया है उसी ऐप से। तो ये जो ऐप बेस्ड वर्कर इसका जो अनुभव आपका रहा है तो देखिए एक और डिफरेंस है, अगर आप मैकडी और डोमिनोज की बात करें वो एटलीस्ट उनको अपने एम्प्लॉयज़ कहते हैं, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप ओला उबर के ड्राइवर्स हमारे पार्टनर्स हैं, आप बोल रहे हैं कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं ये हमारे एजेंट्स हैं लेकिन ये हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जब चाहे ऐप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ये अपने खुद के मालिक हैं, ये स्वरोजगार का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि मैं कहूँगी कि स्वशोषण का एक माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं कंपनीज के टारगेट्स की
वजह से ये लोग बहुत तेज़ी से चला रहे हैं अपने वाहनों को और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और ऐसे केसेस में कंपनी बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये जगह एक किसी भी ठेकेदारी के मॉडल में आपको दिखेगा कि अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न जो है कहीं ना कहीं वो हटा दिया जाता है। वेजेस की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो असुरक्षा का माहौल है वो आपकी रहने खाने से भी जुड़ा है। हाँ, तो वही चीज़ थी कि अब एक झूठ बोलने की जो राजनीति है वो कंपनियां भी बहुत बड़े पैमाने पे करती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि इन्होंने एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव और परफॉर्मेंस बोनस निकालने की बात की। अब परफॉर्मेंस बोनस किसके तहत मिलेगा ये नहीं बताया गया था। तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्या किया कि अपने ऐप को ऑनलाइन रहे कम से कम 40 घंटे, ऐसे कम से कम 10 लोगों से मैं खुद मिली जो 36 घंटों से ऊपर जो है ऑनलाइन रहे, यानी प्रैक्टिकली उनको कभी भी उनकी आदत की राहत हमें भी सर्दियों को तो आप समझ सकते हैं कुछ ठीक तरह के लोग वर्क का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो वो लोग सड़कों पर सोए हैं सर्दी की रातों में और जैसे ही ऑर्डर आता था वो देने जाते थे। पर शॉकिंग बात ये है कि उनको भी जो है वो कोई भी परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिला। काफ़ी लिस्ट निकली थी कि आपको टीवी फ्रिज 5 लाख तक का जो है इनाम मिलेंगे, पर ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं मिला। पता चला कि जो जोनल ऑफिस है वहीं पे उन्हीं के लोगों को मिला। अब बात यह है कि ये चीज़ें हम देखते रहते हैं कि फेवरेटिज्म और ये सब चीज़ें हम कंपनियों में आए दिन देखते रहते हैं, पर यहाँ पर तो जो आपकी तकनीकीकरण की वजह से उन्होंने बोला था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मिडल मैन ख़त्म होते जाएंगे, पर ये सारी चीज़ें नए रूप से और भी ज़्यादा जिसको आप डिजिटल बॉस के ज़रिए मतलब जो लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, आए दिन उनकी आय कम होती जा रही है। अब आप जो है अगर आप जस्टिस चाहते हैं तो आपको कोई ऐप तो जस्टिस देगा नहीं कि आप किसको जाकर बोलेंगे, आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, आपकी अगर वेज की दिक्कत है, आपको छुट्टी चाहिए, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे कि कोई पेड लीव मिले। तो ये असुरक्षा का माहौल कहीं ना कहीं हर किसी के मतलब बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है बहुत सिमिलर है किसी भी आम आप देखिए ये स्विगी वर्कर्स का जो पूरा वो है इम्प्लीमेंट तरीका है क्या वो उबर और ओला टाइप का ही है बिल्कुल वैसा? हाँ, क्योंकि वो भी एक ऐप से ही जुड़े हैं और उसमें भी एक सेंट्रल आपकी कंपनी है, उसमें भी उन्होंने शुरू में अपना बिजनेस बढ़ाना था, कस्टमर बेस बढ़ाना था, तो उन्होंने वादे किए कि हम जो है 1.5 लाख तक का, इसके भी पर्चे मुझे दिखाए गए हैं कि आपको 1.5 लाख मिलेंगे। तो इस तरीके से लोग अपनी पब्लिक सेक्टर की सुरक्षित जॉब छोड़ कर आए। कुछ लोग विदेश से आए कि देखिए हम बाहर पेट्रोल भर रहे हैं, यहाँ पर अपनी देश में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर भी देखा कि धीरे धीरे इंसेंटिव बोनस ये सब जो शुरू में प्रॉमिस किया गया था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद ली, कर्जे में आ गए हैं और अब इन्हें पता नहीं चल रहा वहाँ पे आपको गाड़ियाँ ठेके में दे रहे हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स हैं, ये एक लेबर फ्रैगमेंटेशन का दौर है जिसमें तोड़ा जा रहा है हर तरीके से। जहाँ पर आप रेलवे अप्रेंटिस एक्ट को ले लीजिए, उसमें भी चेंजेस लाए गए हैं ताकि अप्रेंटिसेस पहले जो है रेलवे में एब्जॉर्ब हो जाते थे, ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट्स के ज़रिए वो डबली ट्रेंड होने के बावजूद भी उनको जो है अभी भी मौके नहीं मिल रहे, जॉब्स नहीं मिल रहे। तो इस तरह की प्रदर्शन में कहूँ कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में होते जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सब लोग अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि क्या सिचुएशन में मिल रही है। विनीत जी, जो अभी जहाँ तक हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने गए वहाँ भी ये बात बहुत साफ दिखाई दी है। 2018 बहुत सारे अन्य सालों की अपेक्षा इस मामले में बहुत अनूठा रहा है कि बहुत सारे जो श्रम कानून और बड़े महत्वपूर्ण कानून बदले गए। अभी कभी जो है वो यूनियन एक्ट में बदलाव किया गया है और ये ऐसे बदलाव हैं जो बहुत ही डायरेक्टली बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे FTE का कानून आया या नीम का कानून आया, तो इससे जो है जो परमानेंट जॉब्स हैं वो चली गई। आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे जो परमानेंट नौकरी हैं या जॉब्स हैं, क्या वो वाकई ख़त्म करने की तरफ जारी है सरकार? मुझे एक लॉन्ग टर्म में मैं इसका मतलब देखता हूँ, तो मुझे शॉर्ट टर्म में तो जो आप कह रहे हैं बेशक इसी तरह की सच्चाई दिखती है। जो इन्होंने कहा जो नज़दीक की सच्चाई है वो यही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो ये है कि कैपिटलिज्म अपने आप को सर्वाइव करने की हर संभव वो कोशिश कर रहा है जहाँ से उसको तो एक्सप्लॉयटेशन के 1000 तरीके के वो प्रयोग करेगा और उन चीज़ों को लेकर के आएगा। ये
इतनी बारीक प्रोसेस है एक्सप्लॉयटेशन की, जिसमें वर्कर एक्सप्लॉयट होते हुए भी ये महसूस नहीं कर रहा है कि उसका वो वादे छोड़ भी दीजिए तो भी उनको ये है कि 10-15 हज़ार रुपये कमाने का मौका तो मिल रहा है और कुछ नहीं। और दे फील स्मार्ट, उसमें कुछ भी नहीं है। यू आर वर्किंग लाइक ए हमाल, आप एक सामान दूसरी जगह से लेकर के तीसरी जगह पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप स्मार्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको मोबाइल के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तो आप अपग्रेडेड भी फील करते हैं। ये एक तरीका है। परमानेंट वर्कर्स को एम्प्लॉय करना भी एक तरीका था एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि उस ज़माने में उन कैपिटलिज्म की मजबूरी थी कि उसके पास में वर्कर्स इस तरीके से। आज कैपिटलिज्म एक दूसरे तरह के संकट का शिकार है, उसे कैजुअलाइजेशन करना है, और जहाँ लेबर ज़्यादा है, अफरात में है, वहाँ पर उसे लेबर की इस तरह की शॉर्टेज नहीं है, तो वो उसके कैजुअलाइजेशन को करेगा, वो उसकी तादाद को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जो कानूनों में बदलाव आए हैं वो लेबर लॉज में हैं, और लगभग ये स्थिति हो चुकी है कि हम लोग कई बार लेबर कमिश्नर से मिलते हैं तो जो पुराने लेबर कमिश्नर हैं वो कहते हैं साहब कि अब हम लेबर कमिश्नर तो लग ही नहीं गए, अब तो हम ओनर कमिश्नर हो गए। वर्कर्स के लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमिश्नरेट बने थे, अब उनका काम मीडिएट करना है इन द फेवर ऑफ द ओनर। अब नाम भी उनका चेंज हो गया है, अब लेबर कमीशन की बजाय फैसिलिटेटर हो गए हैं। जी, तो अब वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, स्मूथ फैसिलिटेशन फॉर कैपिटल। तो ये जो पूरी सिचुएशन है जिसके भीतर लेबर बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और जिसके भीतर बहुत बड़ी तादाद जिनके पास रोज़गार हैं उनमें भी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि वो किसी तरह के आप उनको सम्मानजनक रोज़गार कह नहीं सकते, और जिनके पास रोज़गार थे और जा रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हमने जल्दी रिटायरमेंट PRS लेकर के ले लिया और वो उसमें भी कामयाब हो गए तो वो समझते हैं कि हमने ज़िंदगी का सार्थक हासिल कर लिया। पूरी नौकरी को कर पाना मुश्किल ही है। अभी नोएडा में गुड़गांव में 8 फैक्ट्रियाँ बंद हुई, और 8 फैक्ट्रियों में बंद होने का जो मैंने आप मोटा मोटी अगर आप ये सोचें तो इसमें 2000 के आसपास परमानेंट वर्करों की नौकरी गई, माने वो ठेका मजदूरों की बात नहीं की जा रही, परमानेंट वर्कर 10-10 दिन से आपके काम कर रहे थे उनकी नौकरी गई। वो लोग अब इन्हीं जगहों पर जो है एब्जॉर्ब होंगे। उनकी भी अब बात ये भी है कि जो हायरिंग फायरिंग का है, क्योंकि आपकी जो पब्लिक सेक्टर श्रिंक होता जा रहा है वो अब अनऑर्गेनाइज में ही जाएंगे, इसीलिए अभी ये जो डिस्टिंक्शन है फॉर्मल इनफॉर्मल ये बची ही नहीं है, और इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। सभी कुछ नॉर्म ही इनफॉर्मल है। अभी बात हो रही थी कि फायर होने की या कोई भी चीज़ बंद हो जाती है तो वो बेरोज़गारी की, तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ऐप की बात हो रही थी, उसमें आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। एक स्विगी के वर्कर मुझे इंटरव्यू दे रहे थे, वो चीज़ किसी ने जाकर शिकायत में ऑफिस में बोल दी तो उनकी आईडी ब्लॉक हो गई, उन्होंने बोला अब आप मुझे नौकरी दिलवाइए। तो इस तरह से भी लगता है कि हाँ आप बिल्कुल सशक्तिकरण हुआ है, कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएट हुए हैं। उस रोजगार की नेचर को समझना आज बहुत ज़रूरी है, और जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं या पब्लिक सेक्टर में मैं कहना चाहती हूँ कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो कमीशन लेते हैं वो बढ़ता जा रहा है, जो स्क्वीज़ हो रही है वो आमदनियाँ बिल्कुल मैं कहूँगी कि बहुत कम हो रही है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है आज के दौर की, और आवाज़ उठाना ये संघर्ष होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफिस में जाते हैं कुछ बोलने तो 500 लड़के और खड़े हैं, वो कहेंगे आप जाइए। तो बेरोज़गारी भी एक कहीं ना कहीं और सुरक्षा का माहौल और कर देती है। 2019 को लेकर के क्या आपने जो पिछले साल के 2019 का कैसा लग रहा है, इसमें क्या कुछ उम्मीद है, मजदूरों में कुछ उम्मीद दिखती है या ऊपर उम्मीद ही दिखती है नए साल? मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अभी एक साल में नहीं हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट से भी जुड़ा हुआ है। आप परमानेंट जॉब है आपकी नहीं निकाल सकते तो आप संतोष में आप जाकर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी रोजी रोटी उससे जुड़ी है। अगर आप एक दिन भी स्ट्राइक करके आते हैं तो आपकी दिहाड़ी चली जाती है। तो ये सारे मुद्दे भी है। इतना आसान नहीं है कि आप सोचें कि स्ट्राइक से बहुत बड़ी चीज़ें हासिल होंगी, मगर साथ ही आप देखिए कि
जो अभी नतीजे रहे हैं विधानसभा चुनाव के, वो भी एक संकेत देते हैं। हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयों को बाहर लाएं। एक जुमले में और एक सच्चाई में कितना अंतर है, क्या ये जो बहुत बड़े वादे हैं उनको अगर एक्सपोज करने में ऑपोजिशन और इस तरह के मतलब ट्रेड यूनियंस वगैरह अगर सक्सेसफुल होते हैं तो कहीं ना कहीं और इनको ऑर्गेनाइज करने में तो समझना पड़ेगा कि शहरों की जो समस्याएं हैं, लैंड की जो समस्याएं हैं, मुद्दे जो किसानों के हैं, अगर इन सबको एक साथ लाया जा सकता है तो होप बहुत ज़्यादा है। पर हम देख रहे हैं कि बीडी वर्कर्स हो गए, होम बेस्ड आपके डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, सभी में इतने ज़्यादा अभी आपसी लीडरशिप को लेकर फूट है। कई तरह की जो बिखरापन है उसको जोड़ना एक बहुत बड़ा मकसद है जो लीडरशिप को करना होगा, ऑपोजिशन को मिलकर करना होगा और मीडिया को करना होगा। तो ये जब सब बुद्धिजीवियों को और सब अगर एक साथ आकर इसमें अगर वो महत्वपूर्ण तरीके से सक्सेसफुल होते हैं तो ज़रूर बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं ये ज़रूर कहूँगा इसी से मतलब इसी सवाल के जवाब में 50% आबादी अभी आपकी गाँव में, जिससे आप 10% GDP के भीतर कंट्रीब्यूशन देते 50% आबादी आपकी शहरों के भीतर है और जो अधिकतर बेरोजगार है। 4% मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज वर्क, बाकी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब 96% जो रोज़गार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहाँ पर किसी तरह की सुरक्षाएँ नहीं है, रोज़गार की सुरक्षा नहीं है, जीवन स्थितियों की कोई सुरक्षा नहीं है। तो इन परिस्थितियों के भीतर अगर आप देखें और मैन्युफैक्चरिंग आपका कम है, जो टैरिशरी सेक्टर है उसमें ग्रोथ जो है वो बलून फाइनेंस बेस्ड ग्रोथ है और वो कब कहाँ से फूट जाएगा ये कहना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में एक साल वाकई में बहुत ये कहना और ये कहना शासन कोई परिवर्तन से भी सब पॉलिटिकल हासिल हो स्लोगन जाएगा, ही होगा ये भी जरूरी है। कि ये कोई सरकार बदल जाएगी या ये हो जाएगा तो मतलब 2019 में कुछ बहुत। हाँ, लेकिन एक ये हो सकता है कि चेक जैसे अगर हम ये कहें कि 2019 जो है वो मोदी सरकार के लिए एक आखिरी चेतावनी है, इट इज़ गोइंग टू गो। तो ये चेतावनी जो बाद में सरकार बनेगी उसके लिए भी है और उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उन्होंने खजाने खाली करके रखे हुए हैं। ऑल योर ग्रोथ इज बेस्ड अपॉन पूंजीवाद ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं है कोई। जो अगर आप ऑल्टरनेटिव की भी बात कर रहे हैं तो नेतृत्व की भी अगर बात करें, मैं ये नहीं मानती कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग चेहरा ज़रूरी है, जो कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि नहीं सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी स्पीचेस, ओरेशन बहुत ज़रूरी है। मगर सच्चाई ये है कि अभी अगर ऑपोजिशन को भी समझा जाए तो तुरंत चीज़ें बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल होंगी। हाँ, लेकिन मेरा सवाल आप दोनों लोगों से है कि 8 और 9 जनवरी की जो हड़ताल है इसमें तकरीबन उम्मीद है कि 20 करोड़ लोग और जो वर्किंग क्लास है जो पूरे देश को चलाता है वो अगर चक्का जाम करता है तो इसका, और 2 दिन चक्का जाम रहेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 2019 के चुनाव में और उसके बाद भी जो अगली सरकार बनेगी उस पर? निश्चित रूप से ये तो इम्पैक्ट रहेगा ही कि हम असर्ट कर रहे हैं कलेक्टिवली, ऑर्गेनाइज असर्शन। ये जो शासन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो यूपी सरकार हो, घोटालों पर घोटाले होते जाएंगे, कोई नए अंबानी अदानी जैसे पूंजीपति खड़े होते जाएंगे। तो इसलिए ये चेक करना तो बहुत ज़रूरी है ही। तो अगर वो चेक भी होते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इसके लिए ये मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा इस बार हुआ। पिछली दफ़ा UPA 1 के दौरान आप याद करेंगे एकदम से चरित्र परिवर्तन हुआ था, रोज़ के अखबारों की हेडलाइन बदल गई थी। वहाँ पर हिंदू मुसलमान के सवाल नहीं थे, वहाँ पर रोज़ की वो लड़ाइयाँ नहीं थी, जो जेन्युइन लड़ाइयाँ थी, लोगों के मुद्दे थे, वो जगह लेने लगे। UPA 1 में CMP था आपके पास में, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था जिसके बेसिस पर आप उनको सपोर्ट कर रहे थे। अगर बेलगाम घोड़ा छोड़ दिया जैसा UPA 2 चला, जिसमें कॉमनवेल्थ से लगा करके 2G और 3G सब हुए, तो बेलगाम घोड़ा आप छोड़ देंगे तो फिर से वैसे होगा।
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि चेक किया जाए, रूलिंग क्लास को चेक किया जाए, रूलिंग क्लास के ऊपर जो डाउन ट्रोडन है उनके ऑर्गेनाइज असर्शन का असर रहे कि हम गड़बड़ करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की जाए कि आप बुला लें लोगों को, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं रिकॉल कर लें। तो इस तरह के अगर आप लोगों को हम देंगे और कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जिसके लिए पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेट ये क्लासेस नहीं है, उसके लिए चाहिए सिस्टमेटिकली होलिस्टिकली सोचने वाले इकोनॉमिस्ट जो पूरे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर के बारे में नए सिरे से सोचें, जो मनरेगा जैसी स्कीम को एक सोशल वेलफेयर की स्कीम के बजाय समाज को ट्रांसफॉर्म करने वाली एक स्कीम में चेंज कर सकें, जैसे केरला में किया हमने। पूरी मनरेगा केरला में 97-98% जो है वो महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस तरह के आपको इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लोगों को नाकारा बनाने में नहीं बल्कि पॉजिटिवली उन्हें एंगेज करने में, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में, ग्रोथ में उनका कुछ हिस्सा हो, उसके भीतर शामिल करने में करना होगा और वो मॉडल्स रिक्रिएट करने पड़ेंगे। अदरवाइज अब एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि चाहे जितना प्रेशर डेवलप हो जाए, जो इस देश का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्किंग क्लास, उसको लेकर के श्रम कानून में बदलाव होंगे, क्या वो रिवर्स हो जाए या होंगे? देखिए, केवल श्रम कानूनों की ही बात नहीं है, मतलब जो ट्रीटीज़ हुई है, इतनी भयानक किस्म की ट्रीटीज़ भी इस दौरान हुई हैं और मनमोहन सिंह के ज़माने FTA साइन हुए हैं, RCEPA भी आने वाली है। मतलब ये पूरे देश के ही नहीं, पूरे इंटरनेशनली एशिया के भीतर हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन सबके साथ में हमारे रिश्तों को बदल रहा है और ये रिश्तों के बदलाव सरकार के बदलने से रोकने वाले नहीं हैं। तो जो हुआ है उसमें से जितना हिस्सा हम दुरुस्त कर सकते हैं वो करने की कोशिश करना एक चीज़ है। दूसरा काम ये है कि आप नई चीज़ें ऐसी आएँ जिससे कि इनके जो असर होने वाले हैं वो कम से कम कहीं थामे जा सकें, रोके जा सकें। कुछ नई चीज़ें, कुछ नए कैप्स ऐसे लगाए जा सकें। मान लीजिए आपने कोई स्कीम ला ही दी है कि वो आपने उन वर्कर्स को फायर कर दिया, तो अब एटलीस्ट जैसे हम लोग देखते हैं कि UPA 2 के दौरान लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर ये साफ था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो लोगों की ज़मीन छीन रहा है, लेकिन 5 गुना कंपनसेशन कुछ तो मिलेगा। मतलब ऐसा हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनोवेटिवली करना पड़ेगा। और वो ये काम हो सकता है कि इस प्रेशर से वो अल्टरनेट सरकारें बनाने की तरफ धीरे धीरे। मेरे ख्याल से सरकारों के साथ साथ और जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके लीडर्स के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये एकेडमिशियंस की भी है कि वो लोग अभी से लगें, ऑल्टरनेटिव स्कीम्स बनाएं। मुझे याद है आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने जब एक सरकार बनाने की तरफ बढ़ना शुरू किया था, बनी भी नहीं थी, तब से उन्होंने अपने अलग अलग की उनकी पॉलिसीज़, पुलिस के फील्ड में क्या होनी चाहिए, उनकी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, हालांकि वो अधिकतर चीज़ों पर पलट गए बाद में, लेकिन हमें अभी से बिकॉज वी डोंट हैव दिस एम्बिशन ऑफ बीइंग इन द सेंटर ऑफ पावर, जिनको ये ताकत के होने का डर नहीं है उनको वो सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं लोगों के हक़। जी बिल्कुल। 8 और 9 तारीख की जो स्ट्राइक है उसको एक श्रम शक्ति कितने बल पे प्रभाव कर सकती है शासन परिवर्तन में, ये बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट रहेगा। और इसमें एक चीज़ मेरी दरख्वास्त है कि जो सब लोग अगर एक साथ आना इतना ज़रूरी हो गया है इस वक्त, और लोग बात करते हैं कि आप वर्कर या किसान के मुद्दे को पॉलिटिसाइज ना करिए, मैं कहूँगी कि इसको बेहद पॉलिटिसाइज करने का वक्त आ चुका है और इसमें सब एकजुट होकर वक्त आ चुका है। सच्चाई ये भी है कि एक सेंट्रल पर्चा सारे ट्रेड यूनियंस की तरफ से नहीं देखा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अभी भी इन्होंने बात की कि डर नहीं है सत्ता परिवर्तन का, पर सेल्फ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सबको त्यागना पड़ेगा, चाहे कोई भी एंटिटीज़ हो, इंडिपेंडेंट हो, जितने भी पॉलिटिकली एफिलिएटेड ट्रेड यूनियनिस्ट हो, वर्किंग क्लास हो, मिडिल क्लास को भी इस दायरे में लाना, चाहे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स के मुद्दे हो, एड हॉक प्रोफेसर्स के मुद्दे हो, ये सब वक्त आ गया है कि आप एक साथ बिल्कुल इस दायरे में ला सकते हैं और लाना भी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। रही बात सत्ता की, इलेक्टोरली अगर लेफ्ट पार्टीज़ की बात करी जाए तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कम हुआ है। चाहे त्रिपुरा की बात करें,
या अभी केरल बंगाल में या उड़ीसा की भी बात है, ये कहीं ना कहीं अभी बीजेपी इस पर ज़्यादा फोकस भी कर रही है। तो पॉइंट ये भी उठता है कि इलेक्टोरली और ग्राउंड दोनों लेवल्स पे भी काम करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि शासन में पावर में आने से चीज़ें बदल जाएंगी, पर आपका दबाव हर जगह से बढ़ता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और आपकी कथनी और करनी में जो है समानता दिखती रहे। अगर लेफ्ट पार्टीज ही अच्छे उदाहरण नहीं प्रेजेंट करेगी, त्रिपुरा में हम लोग चुनाव जब कवर कर रहे थे, हमने खुद करप्शन केसेस देखे थे, तो जो लोग कहीं ना कहीं त्रस्त थे। तो एक बहुत अच्छी मुझे कोट याद है कि मानिक सरकार जी के बारे में, जो वहाँ के सीएम थे, कि वो सबसे पुअरेस्ट सीएम कहे जाते थे। तो जनता का एक कहना था कि हमें सीएम की इनकम लेवल्स से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी इनकम लेवल्स पे फ़र्क पड़ना चाहिए। तो आप जो आपकी स्लोगन इयरिंग है वो आपके खुद के कामों में दिखने चाहिए। क्यों महिलाओं के नेतृत्व इतने ट्रेड यूनियंस में कम है, एक बहुत बड़ा सवाल है ही नहीं कहीं ना कहीं। और फिर महिलाओं के मुद्दे कैसे बाहर आएंगे? तो आपको खुद जो आप कहते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की जो है बैक मतलब स्पाइनलेस मूवमेंट्स ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और आप खुद मतलब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है 2019 से पहले, चुनाव से पहले, कि सब लोग एक साथ आएँ और जो कहते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आरोप भी है कि मीडिया जो है लिबरल का आइडिया है, तो वक्त आ चुका है कि आप अपने सब समर्थन दिखाएं, आप पहुँचे ग्राउंड की स्ट्राइक्स पे भी। देखिए, आप दोनों लोगों का ये विनीत तिवारी और आशीष भाटिया 2018 का जो मोटा मोटा समक है वो यही है कि मजदूर वर्ग के लिए वो 2017 से ज़्यादा भारी पड़ा। और 2019 में एक उम्मीद लेकर के 2019 की नया साल आया है, क्योंकि इस साल के पहले महीने में और पहले हफ्ते में ही 8 और 9 जनवरी को एक आम हड़ताल बुलाई गई है सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और फेडरेशंस की ओर से, और जिसमें तमाम छोटी बड़ी जो त्रस्त ट्रेड यूनियनें हैं जिनका कोई एफिलिएशन नहीं है वो भी शामिल हो रही हैं, ऐसी मुझे जानकारी है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 20 करोड़ लोग 2 दिन सड़कों पर रहेंगे, फैक्ट्रियां बंद होंगी और चक्का जाम जैसी स्थिति रहेगी। तो मजदूर आंदोलन में इसे एक उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। आज का लाइव बस इतना ही। शुक्रिया।